जय हिंद एंड वेलकम टू टोटल बीइंग्स। ज्योग्राफी का चैप्टर 4 एग्रीकल्चर आज अपन शुरू कर रहे हैं। देखो, सबसे पहली बात तो ये कि इंडिया एग्रीकल्चरल कंट्री है। एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है हमारे कंट्री में। इनफैक्ट ऑलमोस्ट 60% पॉपुलेशन हमारी, या फिर ये कहें कि 2/3 पॉपुलेशन हमारी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है। तो पहला तो ये कि एग्रीकल्चर इज़ एन एग्रीकल्चरली इंपॉर्टेंट कंट्री। कैसे? 2/3 of our population is engaged in agricultural activities. दूसरा, एग्रीकल्चर इज अ प्राइमरी एक्टिविटी। प्राइमरी एक्टिविटी से मतलब ऐसी एक्टिविटी जिस पे और एक्टिविटीज डिपेंडेंट हो। और एग्रीकल्चर प्राइमरी एक्टिविटी कैसे बनी? बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रीज हैं जहां पे एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस रॉ मटेरियल की तरह से सप्लाई किया जाता है, तो वो इंडस्ट्रीज एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। और दूसरा, ह्यूमन बीइंग का एग्जिस्टेंस एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है, बिकॉज एग्रीकल्चर इज द सोर्स ऑफ फूड, और अगर खाना नहीं होगा तो सर्वाइवल डिफिकल्ट हो जाएगा। तो एग्रीकल्चर इज अ प्राइमरी एक्टिविटी बिकॉज इट प्रोड्यूसेस मोस्ट ऑफ द फूड दैट वी कंज्यूम, और दूसरा, इट ऑल्सो प्रोड्यूसेस रॉ मटेरियल फॉर वेरियस इंडस्ट्रीज। तीसरी चीज, एग्रीकल्चर इज एन एज ओल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी इन आवर कंट्री। हमारे कंट्री में, या फिर हमारे ही कंट्री में क्यों, पूरी दुनिया में एग्रीकल्चर एक बहुत पुरानी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इनफैक्ट ह्यूमन बीइंग्स का एक जगह पे मकान बना के रहना, सेटल्ड ह्यूमन लाइफ की शुरुआत एग्रीकल्चर के साथ हुई। बट ओवर द ईयर्स ये जरूर देखने को मिला है कि कल्टीवेशन मेथड्स हैव चेंज्ड सिग्निफिकेंटली। कल्टीवेशन के जो तौर तरीके हैं वो बहुत सिग्निफिकेंटली चेंज हुए हैं, और ये बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं। जैसे किसी जगह का फिजिकल एनवायरनमेंट कैसा है, टेक्नोलॉजिकल नो हाउ कि टेक्नोलॉजी कितनी चेंज हुई और कैसे चेंज हुई, सोशियो कल्चरल प्रैक्टिसेस कैसी हैं किसी जगह की। बेसिकली 3 चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं अपन। एक तो अपन कह रहे हैं कि इंडिया इज़ अ एग्रीकल्चरल कंट्री, ऑलमोस्ट 60% पॉपुलेशन हमारी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है। दूसरा, एग्रीकल्चर इज अ प्राइमरी एक्टिविटी, इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल सप्लाई करना और सोर्स ऑफ फूड है। और तीसरा, एग्रीकल्चर इज अ एज ओल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी, बहुत पुरानी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। आगे देखो, टाइप्स ऑफ फार्मिंग। सबसे पहली बात तो ये कि एग्रीकल्चर और फार्मिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है। एग्रीकल्चर ब्रॉड टर्म है, फसल उगाना, पशुपालन सब कुछ एग्रीकल्चर में आता है। फार्मिंग एग्रीकल्चर का एक सब ग्रुप है। लैंड कल्टीवेशन से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो फार्मिंग में आती हैं। और ब्रॉडली अगर बात करें तो फार्मिंग के 2 टाइप्स हैं। एक होता है सबसिस्टेंस फार्मिंग, सबसिस्टेंस फार्मिंग, और दूसरी है कमर्शियल फार्मिंग, कमर्शियल फार्मिंग। अच्छा, इन टर्म्स का अगर मीनिंग समझ गए तो बाकी सब इजी आगे। सबसिस्टेंस का मतलब होता है सर्वाइवल, और सर्वाइवल के लिए की जाने वाली फार्मिंग सबसिस्टेंस फार्मिंग। और कमर्शियल का मतलब है प्रॉफिट, प्रॉफिट के लिए की जाने वाली फार्मिंग कमर्शियल फार्मिंग। सबसिस्टेंस फार्मिंग के 2 टाइप्स हैं। एक है प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, और दूसरी है इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, और तीसरी अपन बात कर ही रहे हैं कमर्शियल फार्मिंग। एक एक करके देखते हैं क्या है। सबसे पहली है प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। सबसिस्टेंस का मतलब अपने को पता है सर्वाइवल, और प्रिमिटिव का मतलब होता है पुराना, ओल्ड। तो बेसिकली ओल्ड फार्मिंग जो कि सर्वाइवल के लिए की जा रही है। अब खुद से सवाल पूछो, जवाब दो, प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग समझ में आ जाएगी। देखो, ओल्ड मेथड ऑफ फार्मिंग है, अपने सर्वाइवल के लिए की जा रही है। बड़े पैच ऑफ लैंड पे की जाएगी या छोटे पैच ऑफ लैंड पे की जाएगी? ऑब्वियसली स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड। इट इज प्रैक्टिस्ड ऑन स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड, और सर्वाइवल के लिए की जा रही है, मतलब सेल्फ कंजम्पशन, खुद का पेट भरने के लिए की जा रही है। सेल्फ कंजम्पशन, के अपने पेट की पूर्ति हो जाए बस, सेल्फ कंजम्पशन के लिए की जाती है प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। अच्छा, पुराने टाइम की फार्मिंग है, मॉडर्न मशीनरी यूज़ करेगी या पुराने टाइम के टूल्स यूज़ किए जाएंगे? प्रिमिटिव टूल्स, जो भी पुराने टाइम के फावड़े वगैरह होते हैं, प्रिमिटिव टूल्स आर यूज्ड।
अपने सर्वाइवल के लिए फार्मिंग की जा रही है, बाहर से लेबर थोड़ी बुलाएंगे, घर की लेबर लगेगी, फैमिली लेबर, या फिर अगर कम्युनिटी मिलके खेती कर रही है तो कम्युनिटी लेबर, तो फैमिली या फिर कम्युनिटी लेबर इज यूज्ड। और पुराने टाइम की फार्मिंग है, मॉडर्न इनपुट्स आजकल के जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं उनको तो यूज़ करेगी नहीं, ये डिपेंडेंट होगी नेचुरल फैक्टर्स पे। नेचुरल फैक्टर्स जैसे मॉनसून, बारिश कब होगी और कितनी होगी, नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, सॉइल की नेचुरल फर्टिलिटी कितनी है, सूटेबिलिटी ऑफ अदर एनवायरमेंटल कंडीशंस। यही 3-4 पॉइंट्स को लैंग्वेज में लिख दो, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग की डेफिनेशन हो जाएगी। एक चीज और, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग को स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी बुलाते हैं। ये स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर क्या होता है? देखो, इंडिया के कुछ एरियाज में अभी भी स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर होता है, ज़्यादातर ट्राइबल लोग करते हैं। आइडिया क्या है? देखो, ये मानो कोई लंबा चौड़ा एरिया है, फॉरेस्ट एरिया है, तो जो भी फार्मर या जो भी ट्राइबल पीपल स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते हैं वो क्या करेंगे, इस एरिया में, इस छोटे से एरिया को क्लियर आउट कर लेंगे, यहाँ के पेड़ पौधे जितने भी जंगल झाड़ी हो सबको काट देंगे और यहाँ पे अपने पेट को भरने के लिए एग्रीकल्चर करना शुरू कर देंगे। इस एरिया में ये लोग एग्रीकल्चर तब तक करते रहेंगे जब तक कि यहाँ से प्रोडक्टिविटी, पैदावार बहुत बढ़िया आ रही है। जैसे ही प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन होने लगी, पैदावार कम होने लगेगी, ये इस एरिया को छोड़ के चले जाएंगे, किसी दूसरे एरिया को क्लियर आउट करेंगे और फिर वहाँ पे एग्रीकल्चर करना शुरू कर देंगे। इनका ऐसे ही चलता रहेगा। अच्छा, इस एरिया को जिसको ये छोड़ के गए, यहाँ की जो सॉइल है ये नेचुरल प्रोसेसेस के थ्रू अपनी फर्टिलिटी को रीगेन करेगी, रिप्लेनिश करेगी। ये चलता है स्लैश एंड बर्न में। स्लैश एंड बर्न का एक जो सबसे बड़ा नेगेटिव फैक्टर है वो ये है कि फॉरेस्ट के लिए बहुत हार्मफुल है। ये हर दूसरे दिन छोटा छोटा पैच अगर क्लियर किया जाएगा तो फॉरेस्ट के लिए तो बेहद हार्मफुल है। देखो लैंग्वेज, फार्मर्स क्लियर ए पैच ऑफ लैंड एंड प्रोड्यूस सीरियल्स एंड अदर फूड ग्रेन्स टू सस्टेन देयर फैमिली। अपनी फैमिली को सस्टेन करने के लिए, सर्वाइव करवाने के लिए एक छोटे मोटे पैच ऑफ लैंड को क्लियर करेंगे फार्मर्स और उस पर एग्रीकल्चर करेंगे। व्हेन द सॉइल फर्टिलिटी डिक्रीज, जैसे ही सॉइल फर्टिलिटी डिक्रीज होती है, द फार्मर शिफ्ट्स एंड क्लियर अ फ्रेश पैच ऑफ लैंड फॉर कल्टिवेशन। फार्मर किसी दूसरे पैच ऑफ लैंड पर चला जाता है कल्टिवेशन करने के लिए। दिस टाइप ऑफ शिफ्टिंग अलाउज नेचर टू रिप्लेनिश द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल थ्रू नेचुरल प्रोसेसेस। इसकी वजह से क्या होता है कि जो लैंड फार्मर ने छोड़ी वो नेचुरली अपनी फर्टिलिटी को रीगेन करती है, रिप्लेनिश करती है। लेकिन ऐसी लैंड पे जो प्रोडक्टिविटी होगी वो बहुत ज़्यादा नहीं होगी, कम होगी। क्यों कम होगी? क्योंकि फार्मर ना कोई फर्टिलाइजर यूज़ कर रहा, ना कोई मॉडर्न इनपुट यूज़ कर रहा, तो उसके कंपैरिजन में स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर में जो प्रोडक्टिविटी होती है वो लो होती है। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को बहुत सारे नामों से जाना जाता है। एक जो इसका सबसे पॉपुलर नाम है वो है जूमिंग। जूमिंग इसको बुलाया जाता है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में स्लैश एंड बर्न को बुलाया जाता है जूमिंग। इसके अलावा इसके और बहुत सारे नाम हैं, जैसे इंडिया में छत्तीसगढ़ की बस्तर डिस्ट्रिक्ट में और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में इसको बुलाया जाता है दीपा। दीपा छत्तीसगढ़ और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में। मध्य प्रदेश में इसको बुलाया जाता है वीवर या फिर दहिया, वीवर या फिर दहिया। आंध्र प्रदेश में इसको बुलाया जाता है पोडू या फिर पेंडा। उड़ीसा में इसको बुलाया जाता है 2-3 नामों से, पामा डाबी, कोमन, ब्रिंगा। वेस्टर्न घाट्स में इसको बुलाते हैं कुमारी। साउथ ईस्टर्न राजस्थान में इसको बुलाते हैं वेलर या वॉल्टर। वेलोर से याद रख सकते हो, राजस्थान वेलोर के लिए, बहादुरी के लिए जाना जाता है, तो वहीं से वेलर या फिर वाल्टर। हिमालयन बेल्ट में उसे बुलाया जाता है खिल। झारखंड में इसे बुलाते हैं कुरुवा। इसमें से दीपा याद रखना, दहिया याद रखना, पोडू पेंडा याद रखना और वेलर याद रखना। बाकी अगर याद सारे हो जाएं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये 3-4 तो याद रखना ही रखना। इंडिया में ये नाम है इसके। इसके अलावा अदर पार्ट्स में अगर देखो तो मैक्सिको में इसको बुलाते हैं मिल्पा। मैक्सिको में क्या बुला रहे हैं? मिल्पा। वेनेजुएला में बुलाते हैं इसको कोनुको, कोनुको। ब्राजील में इसको बुलाते हैं रोका। सेंट्रल अफ्रीका में इसको बुलाते हैं मसोले। इंडोनेशिया में इसको बुलाते हैं लडांग। वियतनाम में इसको बुलाते हैं रे। मिल्पा याद रखना, रोका याद रखना, लडांग याद रखना और रे याद रखना।
सारे याद हों तो बहुत अच्छी बात, लेकिन ये तो याद रखना ही रखना। अच्छा, ये है स्लैश एंड बर्न। इसके बाद आता है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। सब्सिस्टेंस का मतलब अपने को पता है सर्वाइवल, और इंटेंसिव मतलब बहुत ज़्यादा इंटेंस तरीके से की जाए। और इंटेंस अगर फार्मिंग हो रही है तो खुद ही सोच के देखो, कम पॉपुलेशन वाले एरियाज में होगी या ज़्यादा पॉपुलेशन वाले एरियाज में? भाई जहाँ पॉपुलेशन कम है वहाँ तो बहुत ज़्यादा इंटेंस फार्मिंग का मतलब ही क्या है? तो ये होती है हाई पॉपुलेशन एरियाज में, ऐसे एरियाज में जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। और अगर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो प्रोडक्टिविटी कम से काम चल जाएगा या ज़्यादा चाहिएगी? प्रोडक्टिविटी या प्रोडक्शन क्या चाहिएगा? ज़्यादा से ज़्यादा। जितना ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होगी उतना ज़्यादा बढ़िया। और प्रोडक्टिविटी ज़्यादा कब होगी? जब बढ़िया बायोकेमिकल्स यूज़ किए जा रहे हैं, जब बढ़िया इरिगेशन की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं। और इंटेंसिव फार्मिंग है, लेबर ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी या कम? लेबर ज़्यादा, तो लेबर इंटेंसिव है, लेबर इंटेंसिव है। प्रैक्टिस्ड इन एरियाज ऑफ हाई पॉपुलेशन, प्रेशर ऑन लैंड, हाई डोजेज ऑफ बायोकेमिकल इनपुट्स एंड इरिगेशन आर यूज्ड। क्यों? क्योंकि हायर प्रोडक्शन चाहिए और लेबर इंटेंसिव फार्मिंग है। अच्छा, एक हमारे यहाँ की यूनिवर्सल प्रॉब्लम, राइट ऑफ इनहेरिटेंस। बेसिकली राइट ऑफ इनहेरिटेंस की वजह से समस्या क्या होती है एग्रीकल्चर में? फॉर एग्जाम्पल किसी आदमी के पास 4 बीघा खेत है, 4 ही बेटे हैं उसके, वो जब एक्सपायर होगा, मरेगा, तो 4 बच्चों में 1-1 बीघा डिवाइड हो जाएगी। फिर मान लो किसी 1 बीघे वाले के पास में 2 बच्चे हैं, वो जब गया तो उसके 2 बच्चों में आधा बीघा डिवाइड हो गई। अब आधा बीघा लैंड के लिए कोई नया ट्रैक्टर नहीं खरीदेगा, कोई नया ट्यूबवेल नहीं लगवाएगा, कोई बहुत ज़्यादा बढ़िया फर्टिलाइजर से केमिकल्स नहीं लेकर आएगा। तो जब छोटा पैच ऑफ लैंड रह जाता है तो उसकी वजह से मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर नहीं होता। मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर में दिक्कत आती है और इंडिया में ये बेहद बड़ी प्रॉब्लम है। तो बिकॉज ऑफ राइट ऑफ इनहेरिटेंस देयर इज अ इनॉर्मस प्रेशर ऑन एग्रीकल्चरल लैंड। इसकी वजह से हमारे एग्रीकल्चर को बड़ा नुकसान है। आगे देखो, आगे आती है कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल का मतलब है प्रॉफिट के लिए फार्मिंग। और प्रॉफिट के लिए अगर फार्मिंग हो रही है तो 2-3 चीज़ें। पहली बात, प्रॉफिट के लिए तुम फार्मिंग कर रहे हो तो मॉडर्न इनपुट्स यूज़ करोगे या पुराने टूल्स यूज़ करोगे? मॉडर्न इनपुट्स यूज़ करोगे, मॉडर्न बढ़िया HYV सीड्स यूज़ करोगे, बढ़िया केमिकल्स, बढ़िया फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, बढ़िया चीज़ें यूज़ करोगे। अच्छा, प्रोडक्टिविटी कम से काम चल जाएगा या ज़्यादा? प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए हाई, जितनी ज़्यादा हो सके उतनी। और ये जो प्रोडक्शन है ये तुम सेल्फ कंजम्पशन के लिए कर रहे हो या मार्केट के लिए कर रहे हो? मार्केट के लिए। तो कमर्शियल फार्मिंग होती है मार्केट के लिए। लेकिन कमर्शियल फार्मिंग एरिया टू एरिया वेरी करती है। पहले देखो लैंग्वेज, यूज ऑफ हायर डोजेज ऑफ मॉडर्न इनपुट्स, बढ़िया HYV सीड्स चाहिए, फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स बढ़िया चाहिए। अच्छा, डिग्री ऑफ कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर वेरीज फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। कैसे वेरी करती है? राइस हरियाणा और पंजाब में उगाया जाता है एज अ कमर्शियल क्रॉप। हरियाणा पंजाब में चावल को उगाया जा रहा है कमर्शियल क्रॉप के तरीके से, मार्केट में बेचने के लिए। लेकिन उड़ीसा में आज भी इसको सब्सिस्टेंस क्रॉप की तरह से उगाया जाता है, अपने खान पान के लिए उगा रहे हैं। प्लांटेशन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कमर्शियल क्रॉप। प्लांटेशन एग्जाम्पल है कमर्शियल क्रॉप का। और प्लांटेशन क्या होती है? प्लांटेशन क्रॉप का आइडिया है कि एक बहुत लंबा चौड़ा एरिया ऑफ लैंड है, इस लंबे चौड़े एरिया ऑफ लैंड में आपने एक सिंगल क्रॉप उगा दी, मान लो शुगर केन, टी, कॉफी, रबर, ये सिंगल क्रॉप उगाई। अच्छा, प्लांटेशन बेसिकली क्या है? एग्रीकल्चर प्लस इंडस्ट्री का इंटरफेस है। बेसिकली उगा तो तुम क्रॉप ही रहे हो, लेकिन उगा किसके लिए रहे हो तुम? इंडस्ट्री के लिए। तो बेसिकली एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज का दोनों का मिक्स, इंटरमिक्स होता है, यहाँ पे इंटरफेस है ये। और यहाँ प्लांटेशन में जो भी प्रोडक्शन किया जाएगा, ये जो सिंगल क्रॉप है ये किसी इंडस्ट्री की रॉ मटेरियल है, तो किसी इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल की तरह से सप्लाई किया जाएगा इसको। अच्छा, प्लांटेशन के लिए सक्सेसफुल होने के लिए, मान लो तुमने गन्ना खूब सारा उगा दिया, शुगर केन, लेकिन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क बहुत अच्छा नहीं है, तो गन्ना उगाने का कोई फायदा हुआ? भाई मार्केट तक भेजने के लिए ट्रांसपोर्ट भी तो होना चाहिए। तो ट्रांसपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ट्रांसपोर्ट के अलावा मार्केट भी तो होनी चाहिए, कोई खरीदने वाला ही नहीं होगा तो क्या फायदा उसको उगाने का। दूसरा, मार्केट के अलावा इंडस्ट्री, रनिंग इंडस्ट्री होनी चाहिए अच्छी,
तब शुगर केन को कोई खरीदेगा या तब तुम्हारी रबड़ को कोई खरीदेगा। वही सारी चीज दे रखी है लैंग्वेज। इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग अ सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन अ लार्ज एरिया। एक तो एक लंबे चौड़े एरिया में किसी सिंगल क्रॉप को उगा देंगे। और प्लांटेशन इज एन इंटरफेस ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री का मिलन है। प्लांटेशन कवर्स लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड्स। लंबे चौड़े एरिया में होगी, और लंबे चौड़े एरिया में होगी तो पैसा कम लगेगा या ज़्यादा लगेगा? ज़्यादा लगेगा। तो कैपिटल इंटेंसिव इनपुट्स यूज़ किए जाते हैं, खूब महंगे महंगे इनपुट्स यूज़ किए जाते हैं, और खूब ज़्यादा लेबर चाहिए। इनफैक्ट कभी कभी तो लेबर बाहर से बुलानी पड़ती है, माइग्रेंट लेबर होती है। अच्छा, जो भी प्रोड्यूस होगा वो किसी इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल की तरह से सप्लाई कर दिया जाएगा। प्लांटेशन की सक्सेस के लिए ट्रांसपोर्ट नेटवर्क अच्छा हो, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हो, मतलब इंडस्ट्री ऑपरेशनल हो, वो बेहद इंपॉर्टेंट है। और मार्केट हो, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। इंडिया में टी, कॉफ़ी, रबर, शुगरकेन, बनाना, ये सब प्लांटेशन क्रॉप्स हैं। आगे देखो क्रॉपिंग पैटर्न। इंडिया में 3 सीजन है क्रॉपिंग के। एक है रवि, दूसरा है खरीफ, और एक तीसरा है जैद। रवि विंटर सीजन में होने वाली फसल रवि सीजन, समर सीजन में होने वाली फसल खरीफ सीजन, और इन दोनों के बीच में बिटवीन खरीफ, रवि और खरीफ के बीच में होने वाली को बोलते हैं जैद। देखो रवि क्रॉप्स को बोया जाता है अक्टूबर से दिसंबर के बीच में, और इनकी फसल काटी जाती है अप्रैल से जून के बीच में। अच्छा, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। पूछ लेते हैं कि कौन सी क्रॉप कौन से सीजन में उगाई जाती है। तो रवि की सबसे इंपॉर्टेंट क्रॉप है वीट। वीट के अलावा बार्ले, पीज, ग्राम, मस्टर्ड। वीट, बार्ले, पीज, ग्राम, मस्टर्ड। रवि क्रॉप हालांकि ऑलमोस्ट पूरे कंट्री में ही होती है, लेकिन जो मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। एक चीज और, विंटर मंथ्स में जो बारिश होती है, जो कि वेस्टर्न टेम्परेट साइक्लोन्स लेकर आते हैं, जिसको कि अपन हिंदी में मावट बोलते हैं, वो मावट बेहद इंपॉर्टेंट है विंटर क्रॉप्स के पकने के लिए। अवेलेबिलिटी ऑफ प्रेसिपिटेशन ड्यूरिंग विंटर मंथ्स ड्यू टू द वेस्टर्न टेम्परेट साइक्लोन्स हेल्प्स इन द सक्सेस ऑफ दीज क्रॉप्स। खरीफ में खरीफ की फसल बोई जाती है जून जुलाई, काटी जाती है सितंबर अक्टूबर। सबसे इंपॉर्टेंट क्रॉप इसकी पैडी, राइस। राइस के अलावा मेज, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट, सोयाबीन। ये ढंग से याद करना कि कौन सी क्रॉप कौन से सीजन में हो रही है। अच्छा, ये उगाई जा रही हैं असम, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा के कोस्टल रीजन्स, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र और यूपी, बिहार। एक इंपॉर्टेंट चीज, आसाम, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में राइस की 3 क्रॉप्स उगा दी जाती हैं एक साल में, और उन 3 क्रॉप्स के नाम क्या है? अस, अमन, बोरो। ये इंपॉर्टेंट है। अस, अमन, बोरो असम, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में उगाई जाने वाली राइस की 3 क्रॉप्स एक साल में उगाई जाती हैं। रवि, खरीफ, उसके बाद आता है जैद। जैद बेसिकली रवि और खरीफ सीजन के बीच में जो क्रॉपिंग सीजन आता है उसे बोलते हैं जैद। बेसिकली मार्च से लेकर जुलाई के बीच में जो फसल उगाई जाती है उसे बोलते हैं जैद। वाटरमेलन, मस्क मेलन, कुकुम्बर, वेजिटेबल्स, फूड क्रॉप्स, ये सब कुछ जैद में उगाई जाती हैं। नॉर्थ में और नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स में इनका ज़्यादा चलन है, बाकी कंट्री में भी होती हैं। तो रवि, खरीफ और जैद याद रखना। क्रॉप्स इंपॉर्टेंटली याद रखना कि रवि में वीट, बार्ले, पीज, ग्राम, मस्टर्ड। खरीफ में पैडी, मेज, ज्वार, बाजरा, तुर, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट, सोयाबीन। जैद में वाटरमेलन, मस्क मेलन, कुकुम्बर, वेजिटेबल्स और फॉडर क्रॉप्स वगैरह। अब आती हैं मेजर क्रॉप्स। शुरू करने से पहले एक चीज़ तो ये याद रखना कि इससे बेटर पैटर्न मुझे समझ में नहीं आता क्रॉप्स को याद रखने का। दूसरी बात, ये जिस पैटर्न में लिखा हुआ है इसको 1 या 2 पेपर्स में, चार्ट्स में लिखो और रिवाइज करो। 8-10 बार रिवाइज करोगे तो ऑटोमेटिक याद हो जाएंगी। पहली बार जब अब तुम पढ़ोगे तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि पता नहीं कितना सारा कंटेंट है, कितना सब कुछ याद करना है, बट बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। देखेंगे अपन कैसे याद करना है, लेकिन रिवीजन इसमें की है। रिवाइज करोगे 8-10 बार उन 2 पेजेस को तो आराम से याद हो जाएंगी। सबसे पहला है राइस।
राइस के लिए टेम्परेचर चाहिए हाई टेम्परेचर मोर देन 25 डिग्री सेल्सियस, हाई टेम्परेचर और हाई ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा चाहिए, टेम्परेचर भी ज़्यादा चाहिए, टेम्परेचर चाहिए मोर देन 25 डिग्री सेल्सियस, और एनुअल रेनफॉल चाहिए मोर देन 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा की एनुअल रेनफॉल, 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा का टेम्परेचर, और ह्यूमिडिटी चाहिए हाई। राइस है खरीफ क्रॉप है और स्टेपल फूड क्रॉप है, मेजॉरिटी ऑफ द इंडियंस राइस खाते हैं। इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है राइस का, पहले नंबर पे है चाइना। देखो राइस टेम्परेचर चाहिए हाई, कितना 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा, रेनफॉल चाहिए 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा, और ह्यूमिडिटी चाहिए हाई। खरीफ क्रॉप है, मेजॉरिटी इंडियंस की स्टेपल फूड क्रॉप है, और इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, पहले नंबर पे कौन है? चाइना। एरियाज की अगर बात करें तो नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया के प्लेन्स में उगाई जाती है, कोस्टल एरियाज में उगाया जाता है, डेल्टाइक रीजन्स में, और पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी में इरिगेशन की फैसिलिटी है तो इरिगेशन की हेल्प से राइस को उगाया जाता है। दूसरा आता है वीट है विंटर्स की क्रॉप, सर्दियों में उगाई जाती है, तो इसके लिए चाहिए कूल ग्रोइंग सीजन चाहिए, लेकिन रिपनिंग के टाइम पे जब ये पकता है तब चाहिए ब्राइट सन एट द टाइम ऑफ रिपनिंग, और एनुअल रेनफॉल कितनी चाहिए? 50 to 75 सेंटीमीटर। लेकिन ये 50 to 75 सेंटीमीटर रेनफॉल इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए पूरे साल। ऐसा नहीं है कि एक ही दिन पड़ गई सारी बारिश, एक दिन पड़ी फिर महीने भर बाद दोबारा पड़ी, वैसा वाला डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए। और वीट जो है वो रबी क्रॉप है, राइस के बाद सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप। नॉर्थ में हमारे वाले साइड में ज़्यादा खाते हैं वीट को लोग। अच्छा, उगाया कहाँ जाता है वीट? गंगा सतलज प्लेन्स, यूपी, बिहार, एमपी, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, और डेक्कन की ब्लैक सॉइल रीजन्स में भी कुछ कुछ जगह पे वीट उगाया जाता है। राइस टेम्परेचर कितना चाहिए? मोर देन 25 डिग्री सेल्सियस हाई। ह्यूमिडिटी कैसी चाहिए? हाई। एनुअल रेनफॉल कितनी चाहिए? मोर देन 100 सेंटीमीटर। मेजर स्टेपल क्रॉप है इंडिया की, खरीफ क्रॉप है, इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, पहले नंबर पे चाइना है। वीट के लिए चाहिए कूल ग्रोइंग सीजन, रिपनिंग के टाइम पे ब्राइट सन, और रेनफॉल चाहिए 50 से 75 सेंटीमीटर। रवि क्रॉप है, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप है हमारी। इसके बाद आता है मेज। देखो मेज के लिए टेम्परेचर चाहिए 21 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर 21 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच में, और ओल्ड एल्यूवियल सॉइल में अच्छा खासा ग्रो करता है मेज। टेम्परेचर 21 से 27, ओल्ड एल्यूवियल सॉइल में अच्छा खासा ग्रो करेगा। खरीफ क्रॉप है, लेकिन कुछ स्टेट्स जैसे बिहार में इसको रबी सीजन में भी उगाया जाता है। मेज खरीफ क्रॉप है, लेकिन कुछ स्टेट्स में जैसे बिहार इसको रबी सीजन में भी उगा लिया जाता है। एक इंपॉर्टेंट चीज, इट इज यूज्ड बोथ एज फूड एंड फॉडर, इंसान भी खाता है और जानवरों को भी खिलाया जाता है। फूड और फॉडर दोनों तरीके से यूज होता है। मॉडर्न इनपुट्स की वजह से मेज का प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है, हालांकि ये बड़ी कॉमन लाइन है, मॉडर्न इनपुट्स की वजह से हर एक क्रॉप का ही प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है, बट मेज में सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है, तो मेज के लिए लिखी हुई है लाइन। कहाँ उगाया जाता है? कर्नाटका, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। मेज टेम्परेचर चाहिए 21 to 27 डिग्री सेल्सियस, ओल्ड एल्यूवियल सॉइल में अच्छा खासा उगाया जाता है, और खरीफ क्रॉप है, लेकिन कुछ स्टेट्स में रबी के सीजन में भी उगाया जाता है। फूड एंड फॉडर दोनों की तरह से यूज किया जाता है। अगला है पल्सेस को चाहिए लेस मॉइस्चर और ड्राई कंडीशंस में भी उग जाती हैं, मतलब इनको ड्राई कंडीशंस और लेस मॉइस्चर वाले एरिया में उगाया जा सकता है। राजस्थान में पल्सेस का खूब प्रोडक्शन है, वहाँ से याद रख सकते हो कि राजस्थान में ड्राई कंडीशंस होंगी और मॉइस्चर भी कम होगा। दूसरा लेग्यूमिनस क्रॉप है। लेग्यूमिनस क्रॉप का मतलब सॉइल की फर्टिलिटी को रीगेन करने में, रिस्टोर करने में पल्सेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन का एक प्रोसेस होता है उसके थ्रू। लेकिन अरहर एक ऐसी पल्स है जो कि लेग्यूमिनस क्रॉप नहीं है, तो ये याद रखना, अरहर के अलावा सारी पल्सेस लेग्यूमिनस क्रॉप है। और इंटरेस्टिंग फैक्ट, इंडिया है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज लार्जेस्ट कंज्यूमर। हम पैदा भी सबसे ज़्यादा करते हैं और खाते भी सबसे ज़्यादा है। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ पल्सेस। प्रोटीन का सोर्स है, ये अपने को पता है, प्रोटीन खूब मिलता है। पल्सेस अरहर है, उड़द है, मूंग है, मसूर है, पीज है, ग्राम है। एमपी में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, यूपी में,
कर्नाटका में उगाई जाती है। एक बार फटाफट से रिवाइज करो, बिना देखे बोलना। राइस के लिए टेम्परेचर कैसा चाहिए? हाई, मोर देन 25 डिग्री सेल्सियस। ह्यूमिडिटी कैसी चाहिए? हाई। एनुअल रेनफॉल मोर देन 100 सेंटीमीटर। खरीफ क्रॉप है, इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, पहले नंबर पे चाइना है, और स्टेपल फूड क्रॉप है। वीट के लिए कूल ग्रोइंग सीजन चाहिए, रिपनिंग के टाइम पे ब्राइट सन चाहिए, और एनुअल रेनफॉल चाहिए 50 से 75 सेंटीमीटर। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप है रवि क्रॉप है। उसके बाद आता है मेज। मेज के लिए टेम्परेचर चाहिए 21 टू 27 डिग्री सेल्सियस। ओल्ड एलुवियल सॉइल में अच्छा खासा ग्रो होती है। खरीफ क्रॉप है, लेकिन कुछ स्टेट्स में, बिहार वगैरह में रवि के सीजन में भी उगाई जाती है। फूड और फॉडर की तरह से दोनों तरह से यूज होती है। पल्सेज, लेस मॉइस्चर ड्राई कंडीशंस में, और लेग्यूमिनस क्रॉप है एक्सेप्ट अरहर। इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है और लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है। पल्सेस के बाद अपन आते हैं मिलेट्स। देखो साहब, मिलेट्स जो हैं 3 मेजर हैं। एक अपनी ज्वार, दूसरी बाजरा, और तीसरी रागी। और ये जो मिलेट्स होती हैं ये कोर्स ग्रेन्स होते हैं इनके, मतलब दाना थोड़ा मोटा होता है, लेकिन इनकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो बहुत हाई होती है। एक बॉटम लाइन पकड़ के चल सकते हैं अपन ज्वार बाजरा रागी के लिए कि ये ड्राई कंडीशंस में हो जाती हैं। इनको बहुत ज़्यादा इरिगेशन, बहुत ज़्यादा बारिश की ज़रूरत नहीं होती है। एक एक करके देखते हैं। देखो, ज्वार जो है वो 3rd मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप है विद रिस्पेक्ट टू एरिया एंड प्रोडक्शन। एरिया और प्रोडक्शन के मामले में तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप है। रेन फेड क्रॉप है, बारिश हो जाए तो हो जाती है, और इसको इट हार्डली नीड्स इरिगेशन। बहुत ज़्यादा इरिगेशन की ज़रूरत ही नहीं है, और मॉइस्ट एरियाज़ में आराम से हो जाती है। स्टेट्स महाराष्ट्र में खूब होती है, कर्नाटका में खूब होती है, आंध्र प्रदेश में और मध्य प्रदेश में। बाजरा जो है वो सैंडी सॉइल्स में और शैलो ब्लैक सॉइल्स में खूब होता है, और ये राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, हरियाणा में खूब होता है। रागी जो है वो ड्राई रीजन की क्रॉप है। रेड सॉइल में, ब्लैक सॉइल में, सैंडी सॉइल में, लूमी सॉइल में, शैलो ब्लैक सॉइल में खूब अच्छे से ग्रो करता है। रेड, ब्लैक, सैंडी, लूमी, शैलो ब्लैक सॉइल। कहाँ कहाँ? कर्नाटका, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश। बॉटम लाइन ये याद रखना कि ड्राई कंडीशंस, कम बारिश वाले एरियाज, और वेराइटी ऑफ सॉइल्स। सैंडी में भी हो जाती हैं, ब्लैक सॉइल में भी हो जाती हैं, फिर लूमी सॉइल में भी हो जाती हैं। तो एक बॉटम लाइन मोटा मोटा तुम इससे याद रख सकते हो। इसके बाद आती हैं फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स। अदर देन ग्रेन्स में सबसे पहली है शुगर केन, गन्ना। गन्ने को चाहिए हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए, और टेम्परेचर चाहिए इसको 21 टू 27 डिग्री सेल्सियस के बीच में। इतना ही क्लाइमेट मेज को भी चाहिए। अभी अपन पढ़ के आए तो टेम्परेचर 21 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस। एनुअल रेनफॉल चाहिए इसको 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच में। अगर लो रेनफॉल वाले एरियाज में उगा रहे हो तो फिर इरिगेट करो, इरिगेशन की प्रॉपर फैसिलिटी होनी चाहिए। वैरायटी ऑफ सॉइल्स, काफ़ी तरह की सॉइल्स में प्रोडक्शन हो सकता है शुगर केन का। अच्छा, शुगर केन ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल एरियाज दोनों जगह पे हो जाती है। ट्रॉपिकल एरियाज में भी हो जाती है, सब ट्रॉपिकल एरियाज में भी हो जाती है। इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, पहले नंबर पे है ब्राज़ील। शुगर केन के मामले में इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, पहले नंबर पे कौन है? ब्राज़ील। राइस के मामले में इंडिया सेकंड नंबर पे, पहले नंबर पे कौन है? चाइना। और शुगर केन के लिए चाहिए मैनुअल लेबर। मैनुअल लेबर मतलब खुद से काम करते हैं लोग, मशीन्स का बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है। कहाँ कहाँ होता है? यूपी में तो खूब सारा होता है, यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब, हरियाणा। हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, टेम्परेचर 21 टू 27 डिग्री सेल्सियस, रेनफॉल 75 टू 100 सेंटीमीटर, और वेराइटी ऑफ सॉइल्स में ग्रो हो जाता है। इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, पहले नंबर पर ब्राज़ील। ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स दोनों में हो जाता है, और मैनुअल लेबर चाहिए। इसके बाद आता है टी, और टी और कॉफ़ी लगभग सेम है, तो दोनों को रिलेट करना। एक तो टी ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स दोनों जगह पे हो जाती है। दूसरा, टी को चाहिए वार्म क्लाइमेट और मॉइस्ट क्लाइमेट, फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट। ऐसा नहीं है कहीं ओस वोस बर्फ पड़ रही है, वो वाला क्लाइमेट नहीं चाहिए। फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट और वार्म क्लाइमेट चाहिए, और इसको चाहिए सॉइल वेल ड्रेन्ड, रिच इन ह्यूमस एंड रिच इन ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर में, ह्यूमस में रिच सॉइल और वेल ड्रेन्ड सॉइल चाहिए। आइडियल टेम्परेचर है इसका 20 टू 30 डिग्री सेल्सियस। आइडियल टेम्परेचर 20 टू 30 डिग्री सेल्सियस, और रेनफॉल एनुअल चाहिए इसको 150 टू 300 सेंटीमीटर, जो कि वेल डिस्ट्रीब्यूटेड हो ओवर द ईयर। एक ही बार में सारी नहीं पड़ गई हो,
कुछ कुछ टाइम छोड़ छोड़ के पड़ रही हो, ऐसी 150 से लेके 300 सेंटीमीटर की रेनफॉल। ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, वार्म मॉइस्ट फ्री क्लाइमेट, सॉइल चाहिए ह्यूमस रिच, ऑर्गेनिक मैटर में रिच और वेल ड्रेन्ड, आइडियल टेम्परेचर 20 से 30 डिग्री सेल्सियस, रेनफॉल चाहिए 150 टू 300 सेंटीमीटर। ये प्लांटेशन एग्रीकल्चर का एग्जाम्पल है। इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, पहले नंबर पे चाइना है, ये अपन 2-3 बार पढ़ लिया। राइस में इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, पहले नंबर पे चाइना। शुगर केन पे इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, पहले नंबर पे कौन है? ब्राजील। टी में इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, पहले नंबर पे कौन है? चाइना। और पल्सेस के मामले में हम लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और लार्जेस्ट कंज्यूमर। लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है, बहुत अबंडेंट चीप और स्किल्ड लेबर की जरूरत पड़ती है। टी कहाँ कहाँ होती है? आसाम, आसाम की चाय के बारे में अपन ने सुना है, दार्जिलिंग टी, जलपाईगुड़ी टी, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु और केरला। अगला है कॉफ़ी, और देखो कॉफ़ी और टी को रिलेट करके चलो। कॉफ़ी में चाहिए हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, टी में चाहिए वार्म क्लाइमेट। कॉफ़ी में चाहिए फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट, टी में भी चाहिए फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट। कॉफ़ी में टेम्परेचर चाहिए 20 से 30, यहाँ चाहिए कॉफ़ी को 15 से 28 डिग्री सेल्सियस। 15 से 30 भी लिख दोगे तो चलेगा, 15 से 28 डिग्री सेल्सियस। रेनफॉल टी में चाहिए 150 से 300 सेंटीमीटर, यहाँ चाहिए 150 से 250 सेंटीमीटर। और पकने के टाइम पे इसको चाहिए ड्राई वेदर। इंडिया की कॉफ़ी गुड क्वालिटी की और खूब वर्ल्ड में डिमांड में है। इंडियन कॉफ़ी इज़ ऑफ गुड क्वालिटी। इंडिया में एक कॉफ़ी की वैरायटी मिलती है, अरेबिक वैरायटी। ये जो अरेबिक वैरायटी है, इसको इनिशियली लाया गया यमन से। सबसे पहली बार इंडिया में इसको लाया गया यमन से, और अब ये अरेबिक वैरायटी खूब डिमांड में है। अरेबिक वैरायटी सबसे पहली बार उगाई गई बाबा बुदान हिल्स में। कर्नाटका में एक बाबा बुदान हिल्स है, वहाँ पे उगाई गई। इसके अलावा कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु का जो नीलगिरी हिल्स है, वहाँ पे भी कॉफ़ी को उगाया जाता है। कॉफ़ी और टी की जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं लगभग सेम है, थोड़ा ध्यान दोगे तो याद हो जाएंगी। आगे देखो, रबर। रबर के लिए क्या चाहिए? मॉइस्ट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। रेनफॉल चाहिए मोर देन 200 सेंटीमीटर, टेम्परेचर चाहिए मोर देन 25 डिग्री सेल्सियस। रबर जो है वो इक्वेटोरियल क्रॉप है, इक्वेटोरियल एरिया में ज़्यादा होती है रबर, लेकिन अगर स्पेशल कंडीशंस में उगाई जाए तो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज में भी हो जाती है, और बड़ा इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल इंडस्ट्रीज के लिए अपने को पता है। केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, अंडमान एंड निकोबार, गारो हिल्स ऑफ मेघालय, अपन ने 3 हिल्स पढ़ी होंगी, गारो, खासी, जयंतिया, तो उनकी जो गारो हिल्स हैं वहाँ पे रबर खूब होती है। मॉइस्ट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, रेनफॉल 200 से ज़्यादा, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा, इक्वेटोरियल क्रॉप है। कॉटन, कॉटन को ऊन से रिलेट करके याद रख लो। ऊन को अगर तुम कहीं बारिश वाले एरिया में या बहुत ज़्यादा सर्दी जब ओस पड़ रही है उस एरिया में रख दोगे तो ख़राब हो जाएगी। तो इसको चाहिए हाई टेम्परेचर, इसको चाहिए लाइट रेनफॉल, इसको चाहिए फ्रॉस्ट फ्री डेज। और कितने फ्रॉस्ट फ्री डेज चाहिए इसे? 210। और ग्रोथ के टाइम पे इसको चाहिए ब्राइट सनशाइन, सूरज निकलता हो, और ये मैच्योर हो जाती है 6 से 8 महीने में। कॉटन को ऊन से ही याद रखना कि टेम्परेचर कैसा चाहिए? हाई। रेनफॉल कैसी चाहिए? लाइट, हल्की फुल्की। 6 से 8 महीने लगते हैं मैच्योर होने में। फ्रॉस्ट फ्री डेज चाहिए इसको लगभग 210, और ब्राइट सनशाइन एट द टाइम ऑफ ग्रोथ। कॉटन जो है वो खरीफ क्रॉप है। कॉटन क्या है? खरीफ क्रॉप है, और इंडिया इज द ओरिजिनल होम ऑफ कॉटन प्लांट। ये बिलीव किया जाता है कि कॉटन ओरिजिनली इंडिया से ही उगना शुरू हुआ। इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, पहले नंबर पे कौन है? चाइना। इंडिया ऑलमोस्ट हर एक में सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, पहले नंबर पे चाइना है। शुगर केन के केस में पहले नंबर पे ब्राज़ील है। पल्सेस में हम लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं। अच्छा, कॉटन अपने को पता ही है, ब्लैक कॉटन सॉइल। डेक्कन प्लेट्यू में जहाँ पे भी ब्लैक कॉटन सॉइल है वहाँ पे खूब कॉटन उगाया जाता है, जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा और यूपी में भी कॉटन हो जाता है। इसके बाद है जूट। जूट के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि जूट इज़ दी गोल्डन फाइबर। गोल्डन फाइबर कौन सा है? जूट। और जूट काम आता है गनी बैग्स बनाने के, चटाइयाँ, मैट्स वगैरह बनाने के, रोप्स, रस्सियाँ बनाने के, यार्न और कारपेट्स बनाने के। जूट के लिए चाहिए हाई टेम्परेचर एंड वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल। हाई टेम्परेचर एंड वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल गोल्डन फाइबर है। जूट कहाँ कहाँ मिल रहा है? वेस्ट बंगाल, बिहार, आसाम, उड़ीसा, मेघालय। अच्छा, अगर फाइबर क्रॉप्स की बात कर रहे हैं तो 4 जो इंपॉर्टेंट फाइबर क्रॉप्स हैं हमारे कंट्री में वो कौन कौन सी हैं? कॉटन है, जूट है, हेम्प है, नेचुरल सिल्क है। कॉटन, जूट और हेम्प, इन तीनों को सॉइल में उगाया जाता है।
ये जो नेचुरल सिल्क है इसको ऑब्टेन किया जाता है सिल्क वॉर्म के कोकून से, सिल्क वॉर्म के कोकून से। नेचुरल सिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोकून्स ऑफ द सिल्क वॉर्म्स। और ये सिल्क वॉर्म किस पे फीड करते हैं? फेड ऑन ग्रीन लीव्स स्पेशली मलबेरी। अच्छा, ये जो सिल्क वॉर्म्स का पालन है नेचुरल सिल्क ऑब्टेन करने के लिए, सिल्क फाइबर ऑब्टेन करने के लिए, इसको बोलते हैं सेरीकल्चर। और ये इंपॉर्टेंट है, रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क फाइबर इज नोन एज सेरीकल्चर। 4 इंपॉर्टेंट फाइबर क्रॉप्स, कॉटन, जूट, हेम्प और नेचुरल सिल्क। कॉटन, जूट और हेम्प नेचुरली सॉइल में उगाई जाती हैं। नेचुरल सिल्क को ऑब्टेन किया जाता है सिल्क वॉर्म के कोकून से। और ये जो सिल्क वॉर्म का पालन है सिल्क फाइबर को ऑब्टेन करने के लिए, उसे बोलते हैं सेरीकल्चर। आगे देखो। अच्छा, एक बार आगे जाने से पहले फटाफट से रिवाइज करेंगे, बिना देखे बताना, जितना याद हो उतना। राइस के लिए टेम्परेचर चाहिए हाई 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा, रेनफॉल चाहिए 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा, ह्यूमिडिटी चाहिए हाई। राइस खरीफ क्रॉप है, इंपॉर्टेंट स्टेबल क्रॉप है हमारी कंट्री की। इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, पहले नंबर पे कौन है? चाइना। वीट कूल ग्रोइंग सीजन चाहिए, रिपनिंग के टाइम पे ब्राइट सन चाहिए और रेनफॉल चाहिए 50 से 75 सेंटीमीटर। रवि क्रॉप है, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप है हमारी। मेज टेम्परेचर चाहिए 21 से 27 डिग्री सेल्सियस, ओल्ड एल्यूवियल सॉइल में बढ़िया उगती है। और खरीफ क्रॉप है, लेकिन कुछ स्टेट्स जैसे बिहार वगैरह में इसको रवि सीजन में भी उगाया जाता है। फूड और फॉडर दोनों की तरह से यूज़ किया जाता है। अगला है पल्सेस, लेस मॉइस्चर, ड्राई कंडीशंस में ग्रो हो जाती है। अरहर के अलावा सारी लेग्यूमिनस क्रॉप है, इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और लार्जेस्ट कंज्यूमर है। उसके बाद आता है मिलेट्स, 3 इंपॉर्टेंट है, ज्वार, बाजरा, रागी। बेसिक लाइन, ड्राई कंडीशंस में कम रेनफॉल और कई तरह की सॉइल्स में हो जाते हैं। उसके बाद है शुगर केन, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, टेम्परेचर 21 से 27 डिग्री सेल्सियस, रेनफॉल 75 से 100 सेंटीमीटर के बीच में और कई वैरायटी ऑफ सॉइल्स में हो जाती है। ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज दोनों में मिलता है। पहले नंबर पे कौन है? ब्राज़ील प्रोडक्शन में। दूसरे नंबर पे कौन है? अपना देश इंडिया। उसके बाद आता है टी और कॉफ़ी की लगभग क्लाइमेटिक कंडीशन सेम है। टी में ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट दोनों जगह पे हो जाता है। वार्म मॉइस्ट फ्री क्लाइमेट चाहिए। उसके अलावा आइडियल टेम्परेचर है 20 से 30 डिग्री सेल्सियस, रेनफॉल है 150 से 300 सेंटीमीटर और सॉइल चाहिए ह्यूमस रिच, सॉइल चाहिए अपने को ऑर्गेनिक मैटर में रिच और वेल ड्रेन सॉइल। इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, पहले नंबर पे कौन? यूनिवर्सल, चाइना। कॉफ़ी की अगर बात करें तो हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट और फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट, 15 से 28 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 150 से 250 सेंटीमीटर रेनफॉल। रिपनिंग के टाइम पर ड्राई वेदर चाहिए। हमारी जो सबसे फेमस कॉफ़ी की क्वालिटी जो कि डिमांड में है, वैरायटी, क्वालिटी नहीं वैरायटी जो कि डिमांड में है, वो है अरेबिक वैरायटी। कहाँ से लाई गई? यमन से। रबर की अगर बात करें, मॉइस्ट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, रेनफॉल 200 से ज़्यादा, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा, इक्वेटोरियल क्रॉप है। कॉटन याद रखना, हाई टेम्परेचर चाहिए, लाइट रेनफॉल चाहिए, फ्रॉस्ट फ्री डेज चाहिए, कितने? 210। ब्राइट सन चाहिए, 6 से 8 महीने लगते हैं मैच्योर होने में। कॉटन जो है खरीफ क्रॉप है, इंडिया ओरिजिनल होम है और इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। सेकंड नंबर पे चाइना। जूट गोल्डन फाइबर है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जूट क्या है? गोल्डन फाइबर है। फाइबर क्रॉप्स 4 इंपॉर्टेंट, कॉटन, जूट, हेम्प, नेचुरल सिल्क। नेचुरल सिल्क के लिए जो सिल्क वॉर्म्स का पालन किया जाता है उसे बोलते हैं सेरीकल्चर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, 4-6 बार रिवाइज करोगे तो ऑटोमेटिक याद होगा। आगे देखो, टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। एग्रीकल्चर बेहद इंपॉर्टेंट है, अब तक ये अपने को समझ में आता है। ऑलमोस्ट 60% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर कर रही है हमारी कंट्री में। तो ये ज़रूरत महसूस हुई सरकार को कि पहले एग्रीकल्चर को इम्प्रूव किया जाए और एग्रीकल्चर में इम्प्रूवमेंट करने के लिए सरकार ने बहुत सारे स्टेप्स लिए, जैसे कलेक्टिवाइजेशन पे फोकस किया गया। अभी अपन पढ़ के आए कि छोटा लैंड होने की वजह से मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर में दिक्कत आती है। आधे बीघे में कोई ट्रैक्टर नहीं खरीदता, कोई मॉडर्न इनपुट्स यूज़ नहीं करता। तो सरकार ने बोला कि तुम यार कम्युनिटी के लोग मिलके एक साथ लंबी चौड़ी लैंड को कल्टीवेट करो ना, ताकि तुम बढ़िया इनपुट्स, मॉडर्न इनपुट्स यूज़ कर पाओ और फिर जितना प्रोडक्शन हो उसको जिसकी जितनी लागत लगी उस हिसाब से बांट लो। तो कलेक्टिवाइजेशन की कोशिश की गई। कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स। पहले क्या होता था, जैसे मान लो ये कोई गांव है और किसी आदमी के पास में 10 बीघा खेत है, 2 बीघा यहाँ है, 1 बीघा यहाँ है, 4 बीघा यहाँ है, 3 बीघा यहाँ है, स्कैटर्ड है। अब स्कैटर्ड में आदमी हर जगह पर ट्यूबवेल नहीं लगवा सकता, जो इरिगेशन के लिए पाइप्स डलवाने हैं उसकी कॉस्टिंग बढ़ेगी। तो सरकार ने क्या किया, इन सभी को कंसोलिडेट किया, एक आदमी को
ज़्यादा ज़मीन एक जगह पे दी गई। अब एक जगह पे किसी आदमी के पास में 10 बीघा है तो वो एक ट्यूबवेल से काम चला सकता है, बढ़िया मॉडर्न इनपुट्स यूज़ करेगा, बढ़िया ट्रैक्टर यूज़ करेगा। तो सरकार ने कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स की। उत्तर प्रदेश में बहुत सक्सेसफुल है ये, यूपी में इसका बहुत अच्छा एडवांटेज है। अबॉलिशन ऑफ जमींदारी, जमींदार हुआ करते थे बड़े बड़े, जिनके पास 100 200 बीघा ज़मीन है, पूरे गाँव के गाँव हैं, उनसे वो गांव लिए गए, जमींदारी को ख़त्म किया गया और उस लैंड को डिस्ट्रीब्यूट किया गया ऐसे लोगों में जिनको उसकी ज़रूरत थी। उसके अलावा लैंड रिफॉर्म्स जो हैं वो सरकार का फोकस थे फर्स्ट 5 ईयर प्लान में। नीति आयोग बनने से पहले एक प्लानिंग कमीशन नाम की बॉडी होती थी और वो प्लानिंग कमीशन 5 ईयर प्लान बनाती थी कि अगले 5 साल में हम कंट्री को कैसे डेवलप करेंगे। पहला जो 5 ईयर प्लान बना 1952 में, उसका फोकस था लैंड रिफॉर्म्स पे। लेकिन द लॉज ऑफ लैंड रिफॉर्म्स वर इनेक्टेड, इनेक्ट तो कर दिए गए बट इंप्लीमेंटेशन वाज लैकिंग एंड ल्यूकवार्म। ये लॉज इनेक्ट किए गए बट इनका इंप्लीमेंटेशन बहुत अच्छे से नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? बड़ा जमींदार कौन है? नेता आदमी, पैसे वाला आदमी, ब्यूरोक्रेट आदमी जो सरकारी नौकरी कर रहा है। कोई नेता चाहेगा कि उसकी ज़मीन चली जाए? कोई रईस आदमी छोड़ेगा अपनी ज़मीन को? कोई ब्यूरोक्रेट छोड़ेगा अपनी ज़मीन को? तो जो करने वाला है उन्हीं की ज़मीन है, तो वो इम्प्लीमेंट क्यों करेंगे? तो नाम मात्र के लिए लॉस तो बन गए लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ, सुधार बहुत ज़्यादा नहीं हुआ। और जब सुधार बहुत ज़्यादा नहीं हुआ तो 1960s में 1970s में गवर्नमेंट ने बोला है कि यार कुछ टेक्नोलॉजिकल चेंजेस कर लेते हैं। तो सरकार लेकर आई ग्रीन रिवोल्यूशन, सरकार लेकर आई वाइट रिवोल्यूशन, जिसे ऑपरेशन फ्लड भी बोलते हैं। वाइट रिवोल्यूशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन। और ग्रीन रिवोल्यूशन के लिए दुनिया में तो नॉर्मन बोरलंग, और इंडिया में कौन है? MS स्वामीनाथन। फादर ऑफ व्हाइट रिवोल्यूशन डॉक्टर वर्गीस कुरियन। ग्रीन रिवोल्यूशन के वर्ल्ड वाइड फादर नॉर्मन बोरलंग, इंडिया में MS स्वामीनाथन। ग्रीन रिवोल्यूशन के बहुत सारे एडवांटेजेस थे। वाइट रिवोल्यूशन की वजह से जो मिल्क की सप्लाई चेन्स हैं वो बहुत अच्छे से डेवलप हुई, प्रोडक्शन बहुत इंप्रूव हुआ। लेकिन इन दोनों में एक प्रॉब्लम थी और वो प्रॉब्लम थी कि कॉन्सेंट्रेटेड थे कुछ एरियाज़ में। जैसे ग्रीन रिवोल्यूशन के जो भी फायदे थे वो ज़्यादातर पंजाब, हरियाणा, यूपी वाली एरियाज़ में हुए। वाइट रिवोल्यूशन के जो ज़्यादातर फायदे थे वो गुजरात में हुए, बाकी कंट्री को इसके फायदे नहीं मिले। और किसी भी देश में कॉन्सेंट्रेटेड डेवलपमेंट कोई बहुत अच्छी बात नहीं है कि एक एरिया बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाए और बाकी सारे पिछड़े हुए हैं। तो फिर सरकार ने सोचा कि यार कुछ और इंप्रूवमेंट करते हैं। तो फिर सरकार ने 1980s 1990s में कॉम्प्रिहेंसिव लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम लाए। ऐसे प्रोग्राम जो कि कॉम्प्रिहेंसिव हों, पूर्ण हों, पूरे हों। और इस कॉम्प्रिहेंसिव लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में बहुत सारी चीज़ें की गई। जैसे क्रॉप इंश्योरेंस दे दिया गया, भाई साहब अगर आपकी फसल को नुकसान हो जाता है नेचुरल फैक्टर्स की वजह से तो आपको इंश्योरेंस मिलेगा। ग्रामीण बैंक्स एस्टेब्लिश किए ताकि फार्मर्स की रीच बैंक्स तक पहुंचे। उसके अलावा फार्मर्स को लोन्स देना शुरू किया एट लोअर इंटरेस्ट रेट्स। एक टर्म तुमने सुना होगा, किसान क्रेडिट कार्ड, KCC होता ही है किसानों को लोअर इंटरेस्ट रेट पे लोन देने के लिए। पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम, एक्सीडेंट हो जाए तो तुम्हारा इंश्योरेंस से तुम्हें पैसा मिलेगा। ये सब कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शुरू किया। इसके अलावा आज भी गवर्नमेंट अनाउंस करती है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, रेम्यूनरेटिव एंड प्रोक्योरमेंट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस का मतलब कि सरकार ने डिक्लेयर कर दिया कि तुम भाई सरकारी मंडी में गेहूं को लेकर जाओ और तुम्हें कम से कम 2100 रुपया तो मिलेगा ही। कोई अगर खरीदने वाला ऐसा है जो ज़्यादा दे दे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादा देता कौन है? पर सरकार ने एक सीलिंग फिक्स कर दी कि भाई साहब 2100 से तो कम में कोई खरीदेगा ही नहीं, अगर खरीदा तो इलीगल है। तो कम से कम किसान को इतनी एश्योरेंस तो होती है मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बाद कि चलो कम से कम 2100 तो मुझे एक बोरी का मिल ही जाएगा। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस डिक्लेयर करती है सरकार। इसके अलावा अच्छा ये है भूदान ग्रामदान, ये इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी के स्पिरिचुअल हायर, आध्यात्मिक हायर का नाम है विनोबा भावे। ये महात्मा गांधी ने खुद ने डिक्लेयर किया कि मेरे आध्यात्मिक हायर हैं विनोबा भावे। पॉलिटिकल हायर महात्मा गांधी के कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। आध्यात्मिक हायर विनोबा भावे थे। और जब महात्मा गांधी एक्सपायर हो गए, शहीद हो गए, तो विनोबा भावे ने गांव-गांव जाके पदयात्रा की। और पदयात्रा का जो ऑब्जेक्टिव था वो था गांधी जी के कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राम स्वराज के बारे में लोगों को बताना। तो विनोबा भावे गांव-गांव गए और उन्होंने बताया कि गांधी जी ग्राम स्वराज चाहते थे
कैसा गांव देखना चाहते थे। और जब इस सब की बातचीत हो रही थी तो विनोबा भावे एक जगह पर लेक्चर डिक्लेयर कर रहे थे। आंध्र प्रदेश का एक गांव है पोचमपल्ली। पोचमपल्ली में जो गरीब किसान है, पुअर लैंडलेस विलेजर्स हैं, उन्होंने बोला कि बाकी सब तो ठीक है, हमें स्वाधीन बनना है, हमें खुद के लिए प्रोडक्शन करना है, हमें अपने गांव को बढ़िया बनाना है, लेकिन ये सब हम तब कर पाएंगे जब हमारे पास लैंड होगी। हमारे पास ज़मीन ही नहीं है, हमारे पास खेत ही नहीं है। तो विनोबा भावे साहब बोले कि मैं सरकार से बात करूंगा, अपनी जेब में तो कुछ है नहीं, मैं सरकार से बात करता हूँ, कोशिश करता हूँ तुम्हारे लिए कुछ हो पाए तो। लेकिन ऐसे में एक आदमी है श्री रामचंद्र रेड्डी, ये उस मीटिंग में बैठे हुए थे और ये खड़े हुए, पैसे वाले अमीर रईस लोग आदमी थे, और इन्होंने कहा कि मेरी 80 एकड़ ज़मीन को गांव के 80 लैंडलेस विलेजर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। कितनी बड़ी बात है कि आदमी अपनी ज़मीन दे रहा और बोल रहा है कि गांव वालों में बांट दो। तो श्री रामचंद्र रेड्डी ने अपनी 80 एकड़ ज़मीन दे दी गई दान में और बोला कि इसको 80 लैंडलेस विलेजर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। इसको बोलते हैं भूदान, भूमि का दान, भूदान। फिर धीरे धीरे ये हुआ कि जो बड़े बड़े जमींदार थे जिनके पास गांव के गांव हुआ करते थे, उन्होंने दान करना शुरू किया। उन्होंने अपने गांव के गांव जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए विलेजर्स में, और इसको बोला गया ग्राम दान, गांव का दान। और इस भूदान ग्रामदान मूवमेंट को ब्लडलेस रेवोल्यूशन भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि अपन देखते हैं ना कि छोटे छोटे जमीन के टुकड़े के लिए लोग मारकाट मचा देते हैं। यहाँ लोग अपनी जमीन पूरे गांव के गांव दान में दे रहे हैं और कोई खून खराबा नहीं है, तो इसलिए इसको बोला जाता है ब्लडलेस रेवोल्यूशन। भूदान ग्रामदान, विनोबा भावे, गांधी जी के स्पिरिचुअल हायर, गांधी जी के मैसेज को, ग्राम स्वराज के मैसेज को वो गांव गांव बांट रहे थे। तब आंध्र प्रदेश के गांव में ऐसी सिचुएशन हुई कि गांव वालों ने बोला कि यार हमारे पास ज़मीन होगी तब तो हम कुछ अच्छा कर पाएंगे इकोनॉमिकली। और ऐसे में एक आदमी श्री रामचंद्र रेड्डी, उन्होंने अपनी 80 एकड़ ज़मीन 80 लैंडलेस विलेजर्स के बीच में बांटने के लिए दान दे दी। इसे बोला गया भूदान, भूमि का दान। और फिर बड़े बड़े जमींदारों ने गांव के गांव डोनेट किए, उसे बोला गया ग्राम दान, गांव का दान। और ये है ब्लडलेस रेवोल्यूशन। आगे देखो, कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू नेशनल इकोनॉमी। हमारी ऑलमोस्ट 52%, 60% टोटल वर्कफोर्स एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयड है, ये अपने को पता है। लेकिन हमारा जो एग्रीकल्चर का जीडीपी में शेयर है वो बेहद कम है। और ये प्रॉब्लम है कि जो सेक्टर 60% लोगों को रोजगार देता है, वो एग्रीकल्चरल जीडीपी, वो जो टोटल जीडीपी है उसमें उसका कंट्रीब्यूशन बेहद कम है। इस कंट्रीब्यूशन को बढ़ाने के लिए सरकार ने बहुत सारी चीज़ें की। जैसे सरकार ने एस्टेब्लिश किया ICRA, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, इसका काम है एग्रीकल्चर से रिलेटेड रिसर्च करना, नए वैरायटी ऑफ सीड्स बनाना, बढ़िया फर्टिलाइजर्स बनाना, बढ़िया इंसेक्टिसाइड्स बनाना। एग्रीकल्चर में मॉडर्नाइजेशन लाने का काम है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च का। इसके अलावा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ खोली गई कि लोग पढ़ें लिखें, जाने एग्रीकल्चर के बारे में और फिर एग्रीकल्चर को बेहतर बनाएं। वेटरनरी सर्विसेज शुरू की गई, पशुपालन भी तो एग्रीकल्चर का पार्ट है, तो पशुओं के लिए पशु डॉक्टर, वेटरनरी सर्विसेज की शुरुआत की गई। एनिमल ब्रीडिंग सेंटर शुरू किए गए। मेटलर्जी में वेदर फोरकास्ट, ये सब कुछ किया गया कि कब बारिश होगी, कितनी बारिश होगी, कब सर्दी बढ़ेगी, कब गर्मी ज़्यादा होगी, वो सब कुछ एग्रीकल्चर में हेल्प करता है, तो उस पर भी फोकस किया गया। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को, रोड वगैरह, वो सब कुछ डेवलप किए गए। ये पूरा था मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर के लिए काम किया गया। बट एग्रीकल्चर जीडीपी ग्रोथ रेट इज इंक्रीजिंग ओवर द ईयर्स। हालांकि ये ग्रोथ रेट बढ़ रही है, बट इट इज नॉट जनरेटिंग सफिशिएंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन द कंट्री। एक तुमने टर्म सुना होगा इकोनॉमिक्स में, हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। हिडन अनएम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर की बेहद बड़ी समस्या है। हिडन अनएम्प्लॉयमेंट में होता क्या है? हिडन अनएम्प्लॉयमेंट कि मान लो कोई खेत है और इस खेत में ज़रूरत है 2 लोगों की और परिवार है 6 लोगों का। इन 6 के पास में कोई काम नहीं है, ये 6 के 6 काम कर रहे हैं इस एग्रीकल्चरल फील्ड में जाके। अब इन 6 को क्या लग रहा है कि हम 6 काम कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली अगर देखा जाए तो 2 लोगों के काम को 6 लोग कर रहे हैं, तो बाकी के जो 4 हैं वो पूरी तरह से एम्प्लॉयड ही नहीं है। एग्रीकल्चर में आम है हमारे कंट्री में। आगे देखो, चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडियन एग्रीकल्चर। इंडियन एग्रीकल्चर के सामने चैलेंजेस क्या हैं? देखो, एक तो इंडियन फार्मर्स को एक बड़ा चैलेंज है इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन से।
ओपन हो गई इकोनॉमी हमारी 1991 के बाद में। अब बाहर से भी प्रोडक्शन जो हो रहा है वो आ रहा है, बाहर का भी एग्रीकल्चरल आइटम्स हमारे मार्केट में आ रहे हैं, और ऐसे में हमारा कॉम्पीट करना बड़ा डिफिकल्ट हो गया है, क्योंकि जो रिलेटिवली रईस कंट्रीज़ हैं, अमीर कंट्रीज़ हैं, वो तो सब्सिडी भी दे देते हैं। तो ऐसे में हमारे फार्मर्स के लिए बड़ा डिफिकल्ट हो गया इंटरनेशनल कंपटीशन से मैच करना। दूसरा, पब्लिक इन्वेस्टमेंट कम होता जा रहा है। पहले जो लोग एग्रीकल्चर में पैसा लगाते थे, अब लोग उतना पैसा नहीं लगाते हैं एग्रीकल्चर में, बट ऑब्वियस सा रीजन के लोगों को लगता है कि एग्रीकल्चर में कुछ रखा ही नहीं है। सब्सिडी ऑन फर्टिलाइजर इज ऑल्सो डिक्रीजिंग। हमारी सरकार जो सब्सिडी देती थी फर्टिलाइजर पे, वो भी अब डिक्रीज हो रही है, क्योंकि पैसा ही नहीं है हमारे पास उतना, और इसकी वजह से क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रही है। अच्छा, रिडक्शन इन इंपोर्ट ड्यूटीज ऑन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैव प्रूव्ड डेट्रीमेंटल टू एग्रीकल्चर। पहले जो बाहर की कंट्रीज हमारे यहाँ पे एग्रीकल्चर का सामान बेचने के लिए आ रही थी, उन पे इंपोर्ट ड्यूटीज ज़्यादा थी, उन पे टैक्स ज़्यादा था। अब वो भी कम हो गया है, तो अब उनके लिए और ज़्यादा आसान हो गया है। ये भी हमारे फार्मर्स के लिए दिक्कत वाली बात है। और लास्ट, फार्मर्स आर ऑल्सो विदड्रॉइंग देयर इन्वेस्टमेंट फ्रॉम एग्रीकल्चर। फार्मर्स खुद भी अब एग्रीकल्चर में उतना इन्वेस्ट नहीं कर रहे, क्योंकि उनको डर रहता है कि जब पैदावार है ही नहीं, खतरा क्यों मोल लेना, रिस्क ज़्यादा है। तो ये चैलेंजेस हैं कि एक तो इंटरनेशनल कंपटीशन ज़्यादा है, पब्लिक इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है, फार्मर्स खुद कम इन्वेस्ट कर रहे हैं। दूसरा, जो सब्सिडी मिल रही थी सरकार की तरफ से, अब वो भी रिड्यूस हो रही है, और फिर अमन ने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पे इंपोर्ट ड्यूटी को भी घटा दिया है। आगे देखो, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर। एक तो सबसे पहली बात यह कि ग्लोबलाइजेशन कोई नई चीज़ नहीं है, बाबा आदम के ज़माने से ग्लोबलाइजेशन है। इनफैक्ट जो अंग्रेज हमारे यहाँ पे आए, वो भी ग्लोबलाइजेशन का एक पार्ट ही है। तो कॉलोनी जब से बनना शुरू हुए हम, उससे पहले से हमारे यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन है। जैसे इसके एग्जांपल, 19th सेंचुरी में यूरोपियन ट्रेडर्स इंडिया में आए, इंडिया का स्पाइसेस, मसाले खूब एक्सपोर्ट किए जाते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में, एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में, विच मीन्स कि ग्लोबलाइजेशन है। इसके अलावा कॉटन एक्सपोर्ट किया ही जाता था ब्रिटेन के लिए। जो ब्रिटेन की जो दो सबसे बड़ी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज जहाँ पर लोकेटेड है, मैनचेस्टर और लिवरपूल में, वो डिपेंड ही हमारे यहाँ के बढ़िया क्वालिटी कॉटन पे डिपेंड करती थी कि हमारे यहाँ से बढ़िया क्वालिटी कॉटन एक्सपोर्ट हो। चंपारण मूवमेंट तुम्हें याद हो तो बिहार में हुआ 1917 में। चंपारण हुआ ही क्यों? क्योंकि फार्मर्स को फोर्स किया जा रहा था इंडिगो उगाने के लिए। और ये इंडिगो उगाने के लिए फोर्स क्यों कर रहे थे? बिकॉज इंडिगो वॉज नेसेसरी फॉर टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑफ ब्रिटेन। ब्रिटेन की टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए इंडिगो बहुत इंपॉर्टेंट था, डाई करने के काम आता था टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इंडिगो। तो ग्लोबलाइजेशन कोई नई चीज़ नहीं है, अंग्रेज जब से आए उससे पहले से हम ग्लोबलाइजेशन वाले पूरे स्ट्रक्चर में इन्वॉल्व हैं। स्पाइसेस का ट्रेड कर रहे थे, अंग्रेजों के लिए हमने कॉटन का ट्रेड किया है, इंडिगो का ट्रेड किया है। तो ग्लोबलाइजेशन इज नॉट अ न्यू फिनोमेना। लेकिन 1990 के बाद से, जब से हमारी इकोनॉमी ओपन हुई, तब से फार्मर्स को नया चैलेंज फेस करना पड़ रहा है। अभी अपन पढ़ के आए हैं ग्लोबल कंपटीशन कि और दुनिया के जो प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं। इनफैक्ट सिचुएशन इतनी ख़राब है कि हम बहुत अच्छा प्रोडक्शन करते हैं और बहुत अच्छे प्रोड्यूसर्स हैं, जैसे राइस में, कॉटन में, रबर में, टी में, कॉफ़ी में, जूट में, स्पाइसेस में हमारा प्रोडक्शन बहुत अच्छा है, लेकिन उसके बावजूद हम डेवलप्ड कंट्रीज से कम्पीट नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज जो है वो सब्सिडीज़ खूब दे रही हैं। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो टी है, इसको उगाने की कॉस्ट जो है वो यूएस में 100 रुपये आ रही है, और हमारे यहाँ एक तो यूएस डेवलप्ड है तो हमारे यहाँ कॉस्ट भी थोड़ी ज़्यादा आएगी, मान लेते हैं 110 रुपये। अब सरकार ने सब्सिडी के तौर पे यूएस के फार्मर को दे दिए 40 रुपये। हमारे यहाँ पे इंडिया में एक तो 40 रुपये देना ही डिफिकल्ट हो जाएगा क्योंकि हमारे पास उतना पैसा ही नहीं है। लेकिन मान भी लो कि हमने 40 रुपये दे दिए, तो जो एक्चुअल कॉस्ट यूएस वाले फार्मर को पड़ेगी वो कितनी पड़ेगी? सिर्फ 60 रुपये, और हमारे वाले को कितनी पड़ेगी? 70 रुपये। अब ये आदमी इस 60 को 65 में भी बेचेगा तो भी मुनाफे में, और हम 70 का 70 में भी बेचेंगे तो भी कोई फायदा नहीं, और हमारा प्रोडक्ट खरीदेगा कौन जब यूएस वाले का 65 में मिल रहा है? तो जो इंटरनेशनल कंपटीशन है उसकी वजह से हमारे फार्मर्स को बहुत चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। और इंटरनेशनल कंपटीशन क्यों है? क्योंकि वहाँ पे तो खूब सब्सिडी मिल रही है एग्रीकल्चर में, हाईली सब्सिडाइज्ड प्रोडक्ट्स हैं, हमारे यहाँ पे उतना सब कुछ नहीं है। तो ये ज़रूरी है कि एग्रीकल्चर को सक्सेसफुल बनाने के लिए, प्रॉफिटेबल बनाने के लिए ज़रूरी है कि हम जो छोटे छोटे फार्मर्स हैं, जो मार्जिनल फार्मर्स हैं, उनके एग्रीकल्चरल प्रोग्रेस पे ध्यान दें,
उनको ऐसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें कि उनका एग्रीकल्चर इंप्रूव हो। जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन से हमारी बड़ी उम्मीदें थी, और ग्रीन रेवोल्यूशन ने हालांकि बहुत अच्छा काम भी किया है, लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन के साथ में कुछ कंट्रोवर्सीज भी अटैच्ड हैं। जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन जिन भी एरियाज़ में हुआ वहाँ लैंड डिग्रेडेशन खूब हुआ है। पंजाब हरियाणा में सैलिनाइजेशन वाला प्रॉब्लम, ओवर इरीगेशन वाला प्रॉब्लम, लैंड डिग्रेडेशन खूब हुआ है। ओवर यूज़ ऑफ केमिकल्स खूब होता है पंजाब में, केमिकल्स का यूज़। ड्राइंग एक्विफर्स, पानी को इतना इनडिस्क्रिमिनेटली यूज़ कर रहे हैं कि अब जो कुएं वुए जिनमें पानी हुआ करता था वो सूखते जा रहे हैं। और बायोडाइवर्सिटी भी वैनिश हुई है। भाई एक ही क्रॉप को तुम एक्सेसिवली उगाओगे तो जो बायोडाइवर्सिटी जो दूसरे क्रॉप से डिपेंडेंट है वो कैसे सर्वाइव करेगी। तो ग्रीन रेवोल्यूशन के साथ में बहुत सारे नेगेटिव फैक्टर्स भी अटैच्ड हैं, जैसे लैंड डिग्रेडेशन, जैसे केमिकल्स का ओवर यूज, जैसे ड्राइंग एक्विफर्स, जैसे वैनिशिंग बायोडाइवर्सिटी। तो फिर सॉल्यूशन क्या है, वे फॉरवर्ड क्या है कि फ्यूचर में हमें क्या करना चाहिए। फ्यूचर में 3 चीज़ें सजेस्ट कर रही है किताब। एक है जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग बेसिकली एक बायोटेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू नए हाइब्रिड वैरायटी ऑफ सीड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं। अच्छी वैरायटी, ऐसे सीड्स जो कि कम से कम इनपुट में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट दें, ऐसे सीड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं। उस टेक्नोलॉजी को, उस बायोटेक्नोलॉजी को, उसको बोलते हैं अपन जेनेटिक इंजीनियरिंग। और जेनेटिक इंजीनियरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर को बदलने के लिए। दूसरा है ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग बेसिकली ऐसी फार्मिंग होती है जिसमें केमिकल्स और जो ये इंसेक्टिसाइड्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, बिल्कुल यूज़ नहीं किए जाते हैं। सब कुछ नेचुरल बायोलॉजिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ होंगे, और अगर फर्टिलाइजर्स यूज़ करने तो काऊ डंग, मैन्योर वगैरह यूज़ होगा। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग इज एन एग्रीकल्चरल प्रोसेस दैट यूजेस बायोलॉजिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्ट कंट्रोल एक्वायर्ड फ्रॉम एनिमल एंड प्लांट वेस्ट। गोबर वगैरह वो सब यूज़ किया जाता है। इसमें केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स ये बिल्कुल भी यूज़ नहीं किए जाते हैं। और इसका एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये एनवायरनमेंट को नेगेटिवली इफेक्ट नहीं करता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी जिसके थ्रू न्यू हाइब्रिड वैरायटी ऑफ सीड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग ऐसी फार्मिंग जहां पे केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स इनका यूज़ ही नहीं किया जाता, नेचुरल मेथड्स का यूज़ किया जाता है, नेचुरल मैन्योर का यूज़ किया जाएगा। ये एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट नहीं करता। तीसरी चीज़ एक और बोली जाती है कि इंडियन फार्मर्स को क्रॉपिंग पैटर्न्स को डाइवर्सिफाई करने की ज़रूरत है। ज़रूरत है कि अलग अलग तरीके की क्रॉप्स उगाएं। मान लो पूरे 10 बीघे में किसी फार्मर ने गेहूं कर दिया और किसी वजह से गेहूं की फसल खराब हो गई, तो उसका तो सब कुछ ही खराब है। तो अच्छा है गेहूं के साथ और जो क्रॉप्स उगाई जा सकती हैं उनको उगाए। 2-4 बीघे में गेहूं, 2-4 बीघे में कोई और क्रॉप। उसके अलावा एग्रीकल्चर में तो और भी चीज़ है ना, मछली पालन कर लो, पशु पालन कर लो, गाय वगैरह पाल लो, मुर्गी वगैरह पाल लो। तो एक ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम रहेगा कि मान लो अगर गेहूं की फसल खराब भी हो गई तो बाकी जो फसल है या बाकी जो तुम्हारे एग्रीकल्चर में काम चल रहे हैं उनसे तुम्हें पैसा आता रहेगा। तो एक तो इसकी वजह से इनकम्स भी इंक्रीज होंगी और दूसरा एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन भी कम होगा। तो 3 चीजें वे फॉरवर्ड हैं कि आने वाले टाइम में जेनेटिक इंजीनियरिंग पे फोकस करना चाहिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग पे फोकस करना चाहिए, और फार्मर्स को ज़रूरत है कि वो अपने क्रॉपिंग पैटर्न को थोड़ा डाइवर्सिफाई करें। अच्छा देखो, कुछ इकोनॉमिस्ट ये कहते हैं कि इंडियन फार्मर्स हैव अ ब्लीक फ्यूचर। ब्लीक फ्यूचर मतलब अंधकार वाला फ्यूचर। इफ दे कंटिन्यू टू ग्रो फूड ग्रेन्स ऑन द होल्डिंग्स दैट ग्रो स्मॉलर एंड स्मॉलर। अभी अपन पढ़ के आ रहे हैं कि अगर लैंड होल्डिंग्स, जो खेत का साइज है वो छोटा होता जाएगा, तो इंडियन फार्मर्स का फ्यूचर बहुत ही अंधकार में है। क्योंकि छोटे लैंड्स पे मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं है। कोई नहीं खरीद रहा नया ट्रैक्टर छोटे फार्म के लिए, कोई नहीं लगवाएगा नया ट्यूबवेल छोटे फार्म के लिए। और इसका एक डेटा दे रखा है कि इंडिया की रूरल पॉपुलेशन अबाउट 833 मिलियन थी 2011 में, और ये जो 833 मिलियन है ये लगभग 250 मिलियन हेक्टेयर ऑफ लैंड पे डिपेंड करते हैं, एग्रीकल्चरल लैंड पे। विच मीन्स एवरेज अगर निकालें तो एक आदमी के हिस्से में आधे हेक्टेयर से भी कम लैंड आती है, और आधे हेक्टेयर से कम लैंड जिस आदमी के अंडर आ रही है वो नहीं कर रहा कभी मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। तो बेहद ज़रूरी है कि लैंड होल्डिंग्स को बड़ा किया जाए, मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर पे फोकस किया जाए। इसके साथ ये चैप्टर ख़त्म। यहाँ तक कोई डाउट हो प्लीज़ कमेंट। बाकी बस अपना ध्यान रखो, माता पिता का ध्यान रखो। थैंक यू वेरी मच।